नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केबीएस पीआरटी एग्जाम्स के जो है प्रैक्टिस सेट की और एक घटना चक्र टो सीरीज लगा रहे थे। इसमें 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। इसमें टोटल 10 टो सीरीज़ के 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो कि एक एक करके हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए। आपको वहाँ से इसके 2 और जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं उसके जो है वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला भाग में अगर देखेंगे तो इसमें जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, जो कि एक पैसेज दिया गया है और पैसे से संबंधित जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो पैसेज को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि द अथर्स मेन पॉइंट इज दैट, यानी कि अथर यानी कि लेखक का मेन पॉइंट क्या है इसमें। तो अगर आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उससे आपको ये प्रतीत होगा कि अथर जो है यानी कि लेखक इस बात पर बल देता है कि यद्यपि जीवन के प्रति हम सभी का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु हमारा लक्ष्य जो है शांति, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, कंफर्ट यानी कि चैन और हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा इसमें पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ स्टेप इज एसेंशियल इन डेवलपिंग द अथर्स पोजीशन। ठीक है, बताना इसमें से। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें जो एजम्पशन की बात करेंगे तो एजम्पशन में से विकल्प अगर बी पार्ट में देखते हैं तो द विल टू सर्वाइव ऑफ अ क्रिएचर इज आइडेंटिफाइड विथ अ डिजायर फॉर पीस। मीन्स लेखक के मन में विकसित वाले विचारों को गति प्रदान करती है, यानी कि स्पष्ट प्रतीत होता है इससे कि जीव यानी कि क्रिएचर जिसको कहते हैं यानी कि जीव कहते हैं कि जीवन के प्रति चाह, शांति और उसके प्रति जो है डिजायर का तादाद में है, यानी कि डिजायर मीन्स इच्छा या फिर उसको कह सकते हैं लालसा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड डेनिजेंस इन द पैसेज इज सिंपली इम्प्लाइज, यानी कि डेनिजेंस का मतलब क्या है, इसका जो है पैसेज के हिसाब से देखा जाए तो इसका क्या अर्थ निकलता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो डेनिजेंस का मतलब क्या होता है। डेनिजेंस मीन्स होता है नागरिक। ठीक है, नागरिक इसको कह सकते हैं, सिटीजन्स को कह सकते हैं नागरिक। ठीक है, नागरिक, तो इसका अर्थ होता है नागरिक। अब इसका अर्थ होता है नागरिक, तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब अगर देखेंगे तो इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची बन रहा है, तो वो बन रहा है इनहेबिटेंट्स। ठीक है, इनहेबिटेंट्स मीन्स होता है निवासी, बंदा, वासी, इस तरीके से बासिंदा, सॉरी बासिंदा, वासी, निवासी, ये सब जो है इसके अर्थ होते हैं। तो ये दोनों सिमिलर हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका सी पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथर प्रेज्यूम्स दैट एनिमल्स आर। ठीक है, अथर यानी कि लेखक की अगर हम बात करेंगे तो वो प्रेज्यूम्स करता है एनिमल्स होते हैं किस तरीके से। तो इसके अगर हम देखेंगे तो आप इस गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जानवर अथवा तुच्छ जीव मानव की अपेक्षा अधिक तुच्छ और गौड़ होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो इन्फीरियर टू ह्यूमन बींग्स। करेक्ट आंसर जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविटेबल। इनविटेबल बियर्स इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ। अपोजिट मीन्स इसका विलोम बताना है इनविटेबल का। इनविटेबल मीन्स होता क्या, इनविटेबल मीन्स होता है अपरिहार्य, जिससे बचा न जा सके, यानी कि अवश्यंभावी, यानी कि अवश्य होने वाला। तो इसका विलोम अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मतलब अनसर्टेन, इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, अनसर्टेन मीन्स होता है अनिश्चित और उसका अर्थ क्या हो जाएगा, इनविटेबल मीन्स निश्चित। तो इस तरीके से भी कह सकते हैं अवश्यंभावी। तो करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ एडवांस इज। एडवांस का हमें विलोम बताना है, एंटोनिम्स बताना है। एडवांस मीन्स होता है विकास। ठीक है, एडवांस मीन्स क्या होता है, विकास, उन्नति होता है एडवांस मीन्स। ठीक है, यानी कि आगे बढ़ना या फिर प्रगति कह सकते हैं। तो इसका विलोम होगा रिट्रीट, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना, शरण लेना, इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है। तो इस तरीके से इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, रिट्रीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इसमें देखें तो इसके अन्य विलोम की बात करें तो विड्रा होता है। ठीक है, ड्रॉबैक है, पुल बैक है, ये सब इसके अन्य विलोम अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट क्लोजेस्ट मीनिंग टू द कॉनाइव। ठीक है, कॉनाइव का हमें जो है बताना है कि इसका जो है क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि इसका अर्थ बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है। कॉनाइव का पर्यायवाची, कॉनाइव मीन्स होता क्या है, किसी के साथ मिलकर अवैध कार्य करना, यानी कि मौन सहमति देना। तो इसका समानार्थी अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड हुच इज क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द प्रोन। ठीक है, प्रोन का हमें पर्यायवाची बताना, तो प्रोन का अर्थ होता है
यानी कि प्रोन का अर्थ एक तरीके से होता है औंधे मुंह लेटा हुआ, ठीक है, इसका अर्थ होता है, ठीक है, प्रोन मीन्स औंधे मुंह लेटा हुआ। तो इसके अगर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा थ्रोन फॉरवर्ड, ठीक है, थ्रोन फॉरवर्ड जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोन फॉरवर्ड मीन्स औंधे मुंह लेटा हुआ, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ब फॉर्म नेसेसिटी इज, नेसेसिटी का वर्ब की बात कर रहा है तो नेसेसरी अगर हम बात करेंगे एडजेक्टिव होता है नेसेसरी, और इसका अर्थ होता है आवश्यक, जरूरी या फिर जो है अनिवार्य, ठीक है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो नाउन जो होता है नेसेसिटी, ये होता है इसका जो है आवश्यकता, इसका अर्थ क्या होता है आवश्यकता, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता होता है। और अगर हम इसके बात करेंगे इसके आंसर की तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा नेसेसिटेट, ठीक है, नेसेसिटेट हो जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया है। और इसके अगर हम बात करेंगे नेसेसिटेट मीन्स अनिवार्य बना देना, ये एक इसका वर्ब फॉर्म बन जाता है, ये कौन सा फॉर्म हो जाता है, ये वर्ब फॉर्म हो जाता है। और ये जो है ये नाउन है, नेसेसिटी क्या है, ये नाउन है, और नेसेसिटेट क्या है, ये वर्ब फॉर्म है, ठीक है। और नेसेसरी जो होता है, नेसेसरी इसका क्या है एडजेक्टिव फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है आवश्यक, ठीक है। इसके बाद नीड शब्द जो दिया गया है ये वर्ब फॉर्म है, इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता होना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट, बोस्ट का एडजेक्टिव फॉर्म बताना, तो बोस्ट का एडजेक्टिव फॉर्म होता है बोस्टफुल, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। बोस्टफुल मीन्स होता है शेखी बाज, ठीक है, शेखी बाज होता है बोस्टफुल मीन्स, शेखी बाज होता है बोस्टफुल मीन्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अब हिंदी से क्वेश्चन बनता है। हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात इसके पिछले वाले प्रीवियस प्रैक्टिस में देखेंगे तो उसमें इससे संबंधित बातें हुई हैं। तो ये हुआ था कोलकाता से। उसका नाम क्या था, उसका नाम था जो है उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड उसका नाम था। हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, सप्ताह में एक बार जो है प्रकाशित होता था कोलकाता से, ठीक। कब से, 1826 से स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था, किसी इसके संपादक कौन थे, उनका नाम था पंडित जुगल किशोर शुक्ल, और जो कि कानपुर के वो निवासी थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मधुलिका जो है जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है। मधुलिका जो है जयशंकर प्रसाद के किस कहानी का पात्र का नाम है ये बताना है। तो अगर हम देखें नारी पात्रों की सृष्टि में तो जयशंकर प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर जो है अमिट छाप छोड़ती है। और अगर इसमें बात करेंगे मधुलिका की बात करेंगे तो उसमें अगर देखा जाएगा तो कौन कौन से मतलब किस नाटक में जो है किस कहानी के पात्र में इसका नाम है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी पार्ट पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार में जो है मधुलिका पात्र का नाम है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। आकाशदीप की चंपा फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे देवरथ की सुमाता और पुरस्कार की जो है मधुलिका फेमस है। तो इस तरीके से अगर आकाशदीप की पूछा जाएगा तो आकाशदीप की चंपा जो है कहानी का पात्र है, नाम है जो कि फेमस है। चलिए अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से क्या है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है रचयिता शब्द की किस में लिखा हो, तो बी पार्ट में जो लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कर्म कारक चिन्ह बताना है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, परसर्ग क्या होता है। तो कर्म कारक का परसर्ग होता है को, ठीक है। कर्म का क्या होता है को, कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, ठीक है। इसके अलावा करण कारक का से होता है, करण कारक का क्या होता है से होता है, करण कारक का क्या होता है से होता है। और इसके अलावा संप्रदान का कारक जो होता है संप्रदान कारक का क्या होता है को के लिए या फिर के लिए हेतु होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। एक से होता है अलग होने की स्थिति में और वो होता है अपादान कारक का परसर्ग, ठीक है, अपादान कारक का परसर्ग। तो ये सब परसर्ग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार जो होता है एक समूह का बोध करा रहा होता है, तो बाजार जो है वो समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। इनमें से अगर देखें तो गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे तो देखिए अधिक शब्द जो है अधिक क्या होता है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, जो कि ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यही जो होगा ये गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। बाकी गोल, भीतरी और नुकीला ये तीनों क्या हैं गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं।
यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अगर देखेंगे तो अपव्ययी भाव समास हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसका अर्थ निकालेंगे तो शक्ति के अनुसार निकलेगा, और अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है वो अपव्यय होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हो जाएगा वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लघुर्म में कौन सी संधि है? लघुर्म में संधि की बात करें तो इसमें दीर्घ स्वर संधि आएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो लघु प्लस ऊर में जो है इसका संधि विच्छेद होता है, जो कि ये छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ होता है अपनी बात से पलट जाना। क्या होता है? अपनी बात से पलट जाना, उसको कहते हैं एक मुंह दो बात। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का समासिक छंद क्या कहलाता है? प्रत्येक चरण में 16 मात्रा की अगर हम बात करेंगे तो ये किस में होती हैं? तो चौपाई में होती हैं। ठीक है, 4 चरणों में चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब भाग 2 में जो है सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन उसको देखते हैं। 20 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है सिलचर। सिलचर कहाँ पड़ता है? असम में। ठीक है, सिलचर कहाँ पर पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो वहाँ सर्बानंद सोनोवाल ने जो है परिसर का उद्घाटन किया है। पूर्वोत्तर के पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक जो है इसमें जो है इसका क्या स्थापना किया गया है। ठीक है, उद्घाटन किया गया है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 के मध्य अमेरिका में शांति और सुरक्षा पर 8वां डकार इंटरनेशनल फोरम 2022 ये कहाँ संपन्न हुआ? मध्य अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर 8वां डकार इंटरनेशनल फोरम 2022 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ये बताना। तो पश्चिम अफ्रीका में अगर देखेंगे तो एक सेनेगल है स्थित है, सेनेगल। ठीक है, सेनेगल में जो है ये 8वां डकार इंटरनेशनल फोरम 2022 का आयोजन हुआ है, और इसमें जो है भारत ने पहली बार इसमें जो है मंत्री स्तर पर भाग लिया है। भारत की तरफ से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और नाम याद रखिएगा सेनेगल देश। ठीक है, सेनेगल में जो है संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो नवंबर 2022 में अगर हम बात करेंगे तो जापान को पीछे छोड़ा है भारत ने। ठीक है, और भारत जो है इस समय दूसरे नंबर पर आ गया है, जापान तीसरे नंबर पर हो गया है। पहले जापान दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब भारत जो है दूसरे नंबर पर हो गया, विश्व में स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 3 प्रमुख उत्पादक देशों में पहला क्रम आएगा चीन का, दूसरा नंबर आएगा भारत का, तीसरा नंबर आता है जापान का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटर रॉकेट इंजन का नाम क्या है, जिसका नवंबर 2022 में जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है ये बताना है। पहला 3D जो है पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटर रॉकेट इंजन है, उसका नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो अग्निलेट विश्व का जो है पहला बना है, इसका नाम क्या है? अग्निलेट। क्या नाम है? अग्निलेट। विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। और नवंबर 2022 में इसरो ने जो है थुम्बा केरल से जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। थुम्बा एक जगह का नाम है, केरल में पड़ता है। और इसकी अगर हम बात करें तो विक्रम एस जो है भारत का पहला स्वदेशी निजी रॉकेट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस की अगर हम बात करेंगे तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाते हैं, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और ये भारत सरकार द्वारा दिवस मनाने का निर्णय जो है 1969 में पहली बार लिया गया था। अगला क्वेश्चन, सूची मिलान करना है, और इधर नृत्य के नाम दिए गए हैं, इधर राज्य के नाम दिए गए हैं, मिलाना है किससे क्या संपर्क करता है। तो बिहू बहुत फेमस नृत्य है, और बिहू जो है बात करें तो ये असम का बहुत फेमस नृत्य है, तो बिहू का संबंध असम से हो जाएगा। ठीक है, और अगला हम देखते हैं इसमें बिहू के बाद आता है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का जो है फेमस नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है, और ये वहाँ का शास्त्रीय नृत्य भी पड़ता है। लावनी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र का है, और भवाई जो है राजस्थान का है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, नेहरू युग में जो है भारतीय विदेश नीति की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? कूटनिरपेक्षता, पंचशील, दक्षिण एशियाई देशों के साथ मध्य सहकारिता को बढ़ावा देना, और चौथा है शांति और उपनिवेशन के लिए जो है कार्य करना। इसमें से कौन कौन सा जो है नीतियाँ थी, विदेश नीतियाँ थी जो नेहरू युग में जो है प्रचलित थी? तो अगर हम बात करेंगे तो गुटनिरपेक्षता था। ठीक है,
पंचशील सिद्धांत और शांति और बी उपनिवेशन के लिए जो है कार्य करना, ये सारे जो थे नेहरू युग में भारतीय विदेश की नीति विशेषताएं थी। ठीक है, विदेश नीति द्वारा, विदेश नीति जो है भारत की घरेलू नीति का ही एक स्वरूप है जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के हितों का संरक्षण और प्रवर्तन करना। तो इस तरीके से इसमें आंसर जो होगा 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, 1, 2 एंड 4 जो कि डी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HNO3 का आणविक द्रव्यमान किसके बराबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत थोड़ा सा ये अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब हार्ड की तरफ है, मॉडरेट है क्वेश्चन। तो HNO3 की अगर हम बात करेंगे तो इसको कहते हैं साधारण भाषा में नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसका आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है? H का द्रव्यमान कितना है? H का द्रव्यमान जो अगर हम बात करेंगे तो 1 होता है। इसके बाद N का द्रव्यमान, N के द्रव्यमान की बात करेंगे तो 14 होता है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन यानी कि O का द्रव्यमान होगा तो यहाँ पे 3 अणु हैं O के, तो 3 गुणे ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। अब इसको अगर हम गुणे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 14 और गुणे 16 तो यहाँ 48 हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल 63 इकाई आ जाएगा, 63 म्यू आ जाएगा। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना है? 63 म्यू के बराबर, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तृतीय यानी कि जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं उसके बारे में लिखे में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है, सही नहीं है। इसमें से ऑप्शन ए दिया गया है, ये क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, जीडीपी में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। और सी पार्ट में दिया गया है समृद्धि के कारण ही ये महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। और डी पार्ट में दिया गया है यह जो है देश के अंदर सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है बताना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम इसमें देखेंगे तो सेवा क्षेत्र के बारे में अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी इसके बारे में सही है, लेकिन चौथा जो है इसके बारे में गलत है। ये देश के अंदर सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है, जो कि ये सेवा क्षेत्र के बारे में गलत है। तो आपका आंसर इसमें करेक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और देश के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा नियोक्ता की बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र अंदर आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आता है। और जब जो कि इसमें दिया गया है कि ये जो है तृतीय क्षेत्र आता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरपोल के सामान्य नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। इंटरपोल की अगर हम बात करेंगे तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। एक अंतर सरकारी संगठन है जो सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी कि NCB होता है। CBI को अगर हम बात करें भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस के कहाँ पर है? फ्रांस की जगह है लियोन, वहाँ पर इसका जो है मुख्यालय है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद अब इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप लोग करिएगा, मैं इसका PDF दे दूंगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कंप्यूटर से है। पहला क्वेश्चन है, पास्कल एडिटिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे। ठीक है, ये बताना है। तो पास्कल एडिटिंग मशीन जो है बनाने वाले ब्लेज पास्कल जो थे वो फ्रांसीसी थे। और एक वो गणितज्ञ थे, भौतिकविद थे और धार्मिक दार्शनिक भी थे। तो इन्होंने जो है पास्कल लाइन नामक एक यांत्रिक जो है कैलकुलेटर का आविष्कार भी किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अभिन्न हिस्सा नहीं? कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? कंप्यूटर के अभिन्न हिस्से की बात करेंगे तो इसमें UPS का नाम नहीं आता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। बाकी CPU, माउस, मॉनिटर ये सब कंप्यूटर के अभिन्न हिस्से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की बात करें तो ये एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में एक पॉइंट डिवाइस भी है जो ट्रैक बाल की तरह जो है कार्य करता है। और बाल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बाल को आसानी से जो है घुमाया जा सके। और इसका उपयोग जो वीडियो गेम्स, सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक नहीं है? इनमें से OS X, विंडोज 7, DOS और C++। अगर इसमें बात करें तो C++ जो है एक प्रोग्रामिंग यानी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है के अंतर्गत आता है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। बाकी इसमें तीनों से जो है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनना है। इनमें से कौन सा? तो अगर हम इसमें बात करें सिंटैक्स एरर को तो कंपाइल टाइम त्रुटि में शामिल किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
अब देखते हैं शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखें तो कक्षा में जो है गणित पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक सार्थक स्थिति देता है। इसमें से बताना है कौन सा तरीका होता है जो कक्षा में गणित पढ़ाने का अधिक सार्थक तरीका माना जाता है। तो कक्षा में गणित पढ़ाने का बोर्ड पर संख्याओं को जोड़ना और तरीका जो होता है ये अधिक सार्थक स्थिति देता है। इस तरीके से विद्यार्थी को संख्याओं का बोध आसानी से हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कक्षा में विज्ञान लेखन किस प्रकार होता है। तो इसमें से अगर देखा जाए कक्षा में विज्ञान लेखन की अगर हम बात करें तो विज्ञान जो कुछ जानकारी, निष्कर्ष और ज्ञान प्रस्तुत करता है वो प्रत्यक्ष प्रमाणों और परीक्षणों पर जो है आधारित होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो विज्ञान वार्ता जो होता है ये जो है एक लेखन का एक प्रकार होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटक समस्त विद्यार्थियों में निम्नलिखित को प्रोत्साहित करता है। किसको किसको प्रोत्साहित करता है नाटक जो है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। चित्रित पात्र की समानुभूतिपूर्ण समझ और पहचान होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में एनसीईआरटी द्वारा गिने गए नेशनल फोकस ग्रुप द्वारा सामाजिक विज्ञान के निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव प्रस्तावित है। इसमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो एक अध्यापक गुरु से मार्गदर्शक बनने की ओर चल अथवा बढ़ रहा है। तो ये जो है प्रस्तावित किया गया है इसके द्वारा। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में ध्यान देने वाले बच्चे के लिए सही एक बाहरी कारक क्या होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में ध्यान देने वाले बच्चे के लिए एक बाहरी कारक क्या होता है। इसमें से अगर आंसर की बात करें तो रुचि जो होता है ये एक बाहरी कारक बनता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के समूह के अंतर्गत एक प्रमुख नियम आता है और वो कौन सा नियम है। तो सामाजिक विज्ञान के समूह के अंतर्गत जो है सामाजिक निहितार्थ वाले विज्ञान एक प्रमुख नियम है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता के अलावा विद्यार्थियों की शिक्षण शैलियों का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को निम्न में से अवश्य विचार करना चाहिए। किस पर इनमें से बताना है विचार करना चाहिए। तो उनके सहकर्मियों द्वारा मॉडल किस सीमा तक उपयोग किया गया है ये इस पर अवश्य एक विचार करना चाहिए। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यों की शिक्षा से निम्न को समाप्त करने में मदद मिलेगी। इसमें से किस को जो है समाप्त करने की जो शिक्षा से जो मूल्यों की शिक्षा से समाप्त करने में मदद मिलेगी ये बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट हिंसा को। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हिंसा को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित निर्देश का उद्देश्य इनमें से नहीं है। और इनमें से अगर देखा जाए सोचने और तर्क करने के लिए ये इसका उद्देश्य होता है। सूत्रों को याद करना और याद रखना ये भी होता है। समस्याओं का निर्माण एवं हल करना ये भी होता है। अमूर्तन की कल्पना करना और उसे संभालना ये नहीं होता। तो आपका आंसर जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा में कला निम्न को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा में कला किसको प्रोत्साहित करता है। शिक्षा में कला जो है लीक से हटकर एक सोच को प्रोत्साहित करता है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द लैंगिक पक्षपात दर्शाता है। इसमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो खूबसूरत जो होता है शब्द ये एक लैंगिक पक्षपात को दर्शाता है। बाकी बहुत अच्छे, उत्कृष्ट, शाबाश ये सब लैंगिक पक्षपात को नहीं दर्शाता। ठीक है, परिवार में निम्न में से कौन सा कारक बहुत बच्चे के सकारात्मक विकास का परिणाम देता है। इसमें से तो अगर देखा जाए तो जब परिवारों की सामाजिक सहायता तक पहुंच होती है तो वो जो होता है बच्चे के सकारात्मक विकास का परिणाम देता है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बच्चे द्वारा प्रदर्शित निम्न में से कौन सा व्यवहार उसके यौन दुर्व्यवहार के शिकार होने का संकेत है। इसमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो देखिए शरीर में जो सूजन होता है उससे एक तरीके से इसका संकेत मान सकते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार एक पूरक पाठ्य पुस्तक जो स्व अध्ययन हेतु जो है डिजाइन की गई है पढ़ाने को बढ़ावा देती है। और किस चीज़ को पढ़ाने को बढ़ावा देती है। तो ये जो होता है दोनों को, सूचना एवं आनंद दोनों को पढ़ाने को बढ़ावा देती है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अहम केंद्रितता क्या है। अहम केंद्रितता क्या है ये बताना है। अहम केंद्रितता क्या है ये बताना है। इसमें से देखिए डी पार्ट तक इसमें जो है ऑप्शन दिया गया। इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये बच्चों का यह मानना कि सोचने का उनका तरीका ही सोचने का एकमात्र तरीका होता है। ये एक अहम केंद्रित चीज़ें होती हैं स्वयं तरीके से। तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षा का मुख्य ध्येय यह है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है ये बताना है इनमें से। तो इसका आंसर क्या है, सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन मनन करने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता विकसित करना ये इसका मुख्य ध्येय होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की शिक्षा है तो इनमें से कौन सी चुनौती नहीं है? एक तो बालिकाओं की शिक्षा हेतु की अगर हम बात करें, संरचनात्मक सुविधा का अभाव ये एक चुनौती होता है। महिला शिक्षकों की कमी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है एक चुनौती नहीं होती। बालिकाओं की शिक्षा है तो ठीक है। बालिकाओं के प्रति असुरक्षित सामाजिक भावना ये होता है। धार्मिक या जातिगत भेदभाव ये भी होता है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा कक्षा में सोच के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली कक्षा में शिक्षक किस प्रकार की भाषा अथवा माहौल का प्रयोग करते हैं? तो शोध के अनुसार अगर हम देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के प्रयोग और व्यवहारिक कार्य का प्रयोग करते हैं, माहौल का बनाते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता दूरस्थ शिक्षा को गतिशील और रोमांचक बनाती है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो होती है ये दूरस्थ शिक्षा को गतिशील और रोमांचक बनाती है। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी निर्देशानुसार कक्षा में समाचार पत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में। तो सीखे गए विषयों पर दृश्य प्रदान करने के लिए इसके नहीं होता इसके लिए समाचार पत्र। ठीक है। बी पार्ट है ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद कर सके, ये भी नहीं होता। सी पार्ट है समाचार को रोचक बनाने के लिए चित्र और ग्राफिक्स प्रदान करने के लिए, ये भी नहीं होता। डी पार्ट है वर्तमान इतिहास पर अध्ययन करने हो तो इसके लिए कर सकते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना है। किसके रूप में देखा जाना चाहिए? तो भारत में अधिकांश कक्षाएं जो बहुभाषी होती हैं इसे अगर शिक्षक के रूप में देखा जाए तो संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो होती हैं उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो इसमें से अगर देखा जाए तो पियाजे महोदय हैं, उनके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं और संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों में अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यह होता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में जो है शिक्षक बच्चों की सहायता किस प्रकार कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर कर सकता है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, ये क्या है एक प्रकार का? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ये एक समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समय पर किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र जो होता है किस प्रकार होता है? तो जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का जो वक्र होता है वो एक बेहतर होता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने की अनुगमन करती है। किस प्रकार के नमूने की अनुगमन करती है? तो यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? इसमें से बताना है विकास के बारे में। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, गलत है। विकास पृथक होता है, भी गलत है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया के कारण जो होता है एक दूसरे से भिन्नता होती है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की क्या भूमिका निभाता है? तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार जो है मुख्य भूमिका निभाता है, जो कि ए पी पार्ट में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? इसमें से बताना है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी पार्ट है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण योग्य होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सही रूप से जोड़ा है। ठीक है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं डैश, वो डैश की समझ को प्रदर्शित किस प्रकार की समझ को जो प्रदर्शित कर रही है ये बताना है। ठीक है। तो ये अगर हम बात करेंगे, एक बच्ची जो कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो यह जो उसके कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
पियाजे के अनुसार बच्चों के चिंतन वयस्कों से किस प्रकार होते हैं बजाय किसके, ये बताना है इसका आंसर। इसमें क्या भरा जाए, तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा के, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। इसमें से अगर देखेंगे आधारभूत सहायता का उदाहरण में, तो अनुबोधन और तो संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये एक आधारभूत सहायता का उदाहरण होता है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कोहेलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हुए हैं, किस प्रकार के चरण कोहेलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति जो होती है वो बाल केंद्रित कक्ष को इसमें से प्रदर्शित कर रही होती है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़िए इसका आंसर बताइए। तो 78 के आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। एक कक्षा में जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये एक प्रकार का बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शन कर रही है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि है, बुद्धि क्या है ये बताना है। बुद्धि की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, तो बुद्धि जो होता है एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाषा विकास के प्रारंभिक बचपन का काल होता है, किस प्रकार का काल होता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल जो होता है वो अति संवेदनशील का काल होता है। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सह शिक्षा, एक जो है सह शिक्षा इसमें दिया गया है। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण क्या दर्शाता है, तो यह टिप्पणी जो है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को जो है प्रकट कर रहा होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा जो कि दिया गया, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणा को जो है प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन क्या है, आकलन बताना। आकलन के बारे में इसमें दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाए। तो आकलन जो होता है वो सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है इनमें से, तो इसमें से अगर हम देखेंगे समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन, तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का जो है अधिकार है। तो ये एक समावेशन का जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि डैश क्या चाहिए, तो इसमें से अगर देखा जाए तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता पहचान करता है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके अगर हम आंसर की बात तो हो जाएगा बी को डी, वाज को सा और 21 को 12 लिखना, ये सब जो इसके अधिगम निर्योग्यता को पहचान करता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है वो क्या किस प्रकार उसको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसको विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। सीखना क्या है, सीखने के बारे में इसमें ऑप्शन दिया गया है 4, बताना है। सीखना की बात करें तो सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है सीखना। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो वो जो व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, जो कि इसमें बी पार्ट दिया गया है। ये गलत है, सी पार्ट इसकी अगर हम बात करें तो स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करना चाहिए, जो कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता क्या अर्थ है ये बताना है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में जो है सक्रियबद्धता का अर्थ बताना है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद होता है, जो कि बी पार्ट में इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में जो है भाग लेते हैं, और वह किस गतिविधि में भाग लेते हैं तो वह सृजनशील होते हैं। तो इसका आंसर दिया गया है। अपने आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट जो अपनी रुचि से जब वह भाग लेते हैं, किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। वैधता जो होता है वो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, ठीक है।
थर्स्टन और लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन और लिकर्ट जो है निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो ये दोनों जो है अभिवृत्त मॉडल से संबंधित है मापन से, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण जो है ये अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर ए पार्ट सृजनात्मकता से संबंधित है, आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो इसमें से अगर बात करेंगे तो आंसर सी पार्ट मितव्ययिता जो होता है सृजनात्मकता से संबंधित है, तो बाकी मौलिकता, प्रभाव, उपयोगिता सब सृजनात्मकता से संबंधित है। गैगने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गैगने की अगर हम बात करेंगे तो ये अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, बुद्धिलब्ध के संबंध में क्या सही है? बुद्धिलब्ध की अगर हम बात करेंगे तो इससे संबंध में कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित चीज़ें होती हैं, तो आंसर इसका बी पार्ट सी पार्ट करेक्ट है। 16 पीएफ का प्रयोग किस मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का प्रयोग जो है व्यक्तित्व मापन के लिए करते हैं, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये मॉडल दिया गया था कैटल के द्वारा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा होता है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान होता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत कौन सा है? अभिप्रेरणा का मूल स्रोत है आवश्यकता, जो कि ए पार्ट में करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन संबंधित हिंदी से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब है? इसमें से बताना है। स्वर कंठ तालब की बात करेंगे तो ए जो होता है ये स्वर कंठ तालब होता है, आंसर जो होगा इसमें ए आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दोनों जो है ये तीनों जो है दो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ ये सब जो होते हैं लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है ये बताना। तो इसमें संज्ञा की बात करें तो इसमें जातवाचक संज्ञा, नदी जो होता है ये जातवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करेंगे तो बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इसका प्रयोग सदैव किसका प्रयोग एक वचन में होता है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो होता है ये सभी प्रत्येक जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वो क्या होती है? सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का या फिर सुंदर लड़की, इसमें से क्या एक तरीके से विशेषण अशुद्धि दिया गया है? कौन सा अशुद्ध है? तो वो दिया गया है सुंदरी लड़की, जो कि यह गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, जो कि डी पार्ट में इसका ऑप्शन दिया गया है, आंसर इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो है डी हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है रूढ़ यानी कि मूल क्रिया और दूसरा होता है यौगिक क्रिया। ठीक है, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताना है। कपड़ा खरीदा जो रेखांकित किया हो, वाक्य में रेखांकित शब्द जो बात करेंगे कारक की, तो इसमें कर्म कारक का प्रयोग किया गया है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, कपड़ा का संबंध किससे है? कर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के भेद यानी कि पास्ट जिसको कहते हैं पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के भूत होते हैं 6 प्रकार के भेद, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। पहला है सामान्य भूत, दूसरा है पूर्ण भूत, तीसरा है अपूर्ण भूत, चौथा है आसन्न भूत, पांचवा है संदिग्ध भूत और छठा है हेतु मदभूत। ठीक है, आग शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या है? आग के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अनल है, पावक है, वायु सखा, दहन, वैश्वानर है, ये सब जो है आग के पर्यायवाची हैं, तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनाहुत का विलोम क्या होता है? अनाहुत के विलोम की अगर हम बात करेंगे तो आहूत होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। आग से पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है निर्लज्ज होना। क्या होता है? निर्लज्ज होना। ठीक है, प्रत्यर्पण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद लगता है। ठीक है, तो उपसर्ग इसमें प्रत्यर्पण में अगर देखेंगे तो प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग लगा हुआ, जो कि बी पार्ट में दिया गया। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि की बात करें तो रामायण शब्द में स्वर संधि है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राम प्लस अयन इसका संधि विच्छेद होता है, जो कि छोटा आ मिलकर बड़ा अ होता है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट है। तपोगुण में अगर हम बात करेंगे तो तपह प्लस गुण होता है,
और अतएव की अतः प्लस एव होता है, और ये दोनों जो है विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, सज्जन की बात करें तो सत्य प्लस जन बनता है, और ये दोनों मिलकर सज्जन बनता है, और सत्य प्लस जन जहाँ पे हो रहा है ता का लोप हो रहा है वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान में कौन सा समास? प्रतिमान में समास की बात करें तो इसमें अव्ययी भाव समास है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित खंड जो दिया गया है उसके सही उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तुम्हारा पालन पोषण कौन किया? यहाँ पे कौन किया पर रेखांकित किया है, यहाँ पे कौन ये अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इसमें लिख दें जिससे कि ये अशुद्ध हो जाए। तो अगर हम बात करेंगे तो इस वहाँ पे भरना चाहिए किसने किया। ठीक है, जो कि ए पार्ट में तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, ये सही रूप से शुद्ध है, तो आंसर आपका इसमें सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी बताना है। अशुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो अनाथिनी, अनाथिनी जो है ये अशुद्ध है, और आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट करेक्ट, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है? अनुनासिक स्वर तो जिनके बोलने से मुंह से बोलते हुए मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करें वहाँ पे अनुनासिक होते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मंजन, अंजन व हिंदी अनुस्वार युक्त शब्द उदाहरण है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पाँव शब्द जो है, पाँव ये क्या है? ये एक जो है अनुनासिक शब्द है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो कि बी पार्ट में हो जाए, जैसे कि नदी, पहाड़, लड़का, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है, और पहला क्वेश्चन इंग्लिश की बात करेंगे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटेरियल नाउन? इनमें से कौन सा एक मटेरियल नाउन है? तो मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो इसमें से गोल्ड शब्द जो है मटेरियल है, धातु है, तो यहाँ पे पदार्थवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगले क्वेश्चन में बताना है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करेंगे तो कनेक्शन शब्द जो दिया गया है, कनेक्शन। ठीक है, बॉय, वोमन, प्लग और कनेक्शन, कनेक्शन शब्द है जो एक भाव, अब्स्ट्रैक्ट में भाव होता है, भाववाचक, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा, तो जिससे गुण, क्रिया अथवा अवस्था का बोध हो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो कनेक्शन अब्स्ट्रैक्ट होगा। बॉय, बॉय जो होगा ये जातवाचक हो जाएगा, वोमन जो होगा ये भी जातवाचक हो जाएगा। ठीक है, और प्लग जो होगा ये भी जातवाचक हो जाएगा, प्लग। तो इस तरीके से आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी? इसमें से कौन सा नाउन, किस प्रकार का नाउन जो एडवर्सिटी है? तो एडवर्सिटी मीन्स होता है अब आपदा, कठिनाई, गरीबी। ठीक है, ये एक भाववाचक संज्ञा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, सी पार्ट इसमें हो जाएगा। ठीक है, व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड? अब हार्ड जो लिखा हुआ ये किस प्रकार का वर्ड है ये बताना है। तो अगर हम इसमें देखा जाएगा तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, और इसमें हार्ड शब्द जो है एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज हैज कंजंक्शन? इसमें से कौन सा सेंटेंस जो कंजंक्शन लगा हुआ है, किस सेंटेंस में बताना है। तो अगर हम देखें सी इज पुअर बट सी इज बाय नेचर हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हॉस्पिटेबल, तो यहाँ पे बट जो है ये कंजंक्शन है तो लगा हुआ है, तो आंसर आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो अगर हम बात करेंगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ये जो है एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा है, तो आंसर आपका इसमें क्या होगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैव जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हैव होता है। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैव लगा हो, फिनिश का फिनिश्ड जो है थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड वर्ड? इसमें से कौन गलत लिखा हुआ है, किसका जो है? तो अगर हम देखते हैं डेरोगेटरी जो कि गलत लिखा है, डेरोगेटरी जो है गलत है। इसको अगर हम देखें तो DEROGATORY होना चाहिए, यहाँ पे ARY है, तो यहीं पर गलती किया गया है। तो बाकी सारे सही हैं, तो आपका आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव वर्ब? इसमें से कहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है? तो अगर हम देखते हैं आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें जो है ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया किल्ड का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव? अब देखिए आई कम फ्रॉम रिच फैमिली, यू कैन डू ऑल दिस, नो टाइम, ही डज नॉट लिसन टू मी, दे आर वेरी, तो यहाँ पर नॉट डज नॉट लिखा हो, ये जो है एक तरीके से निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, तो आपका सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें से देखिए
व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन एक्सक्लेमेटरी, यानी कि इसको हिंदी होता है विस्मयादिबोधक, जो कि ए पार्ट में इसका प्रयोग किया गया है और ये वाक्य का आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आश्चर्यजनक वाक्य होता है, ये हो शोक प्रकट करता है, ये हर्ष को खुशी को प्रकट करता है, तो इस तरीके से वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है, यानी कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन, तो यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस होता है। इसमें एक चिन्ह होता है इस तरीके से लगाया जाता है, इसमें खैर नहीं लगा हुआ है, आपको पहचानना है, तो करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है तो अगर हम डी पार्ट देखते हैं, वन हु डज नॉट हैव लव वंस कंट्री इज रिच बाय पर्सन, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट है। ये एक मिश्रित यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण है, करेक्ट आंसर जो होगा इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग वर्ड हैज प्लूरल, इसमें से कौन सा प्लूरल है? प्लूरल तो नाउन के आंतरिक अगर वॉवल को परिवर्तित करके प्लूरल नंबर बनाया जाता है, यानी कि बहुवचन बनाया जाता है, यानी कि माउस का MOUSE है तो माउस का हम माइस बनाते हैं, ठीक है। और फूट का इसी प्रकार फूट का हम फीट बनाते हैं, फीट जो होता है प्लूरल होता है, इसका बहुवचन होता है फूट का। और लॉस का लाइस बनाते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो डॉग, फॉक्स, गोट, ये प्लूरल नंबर की बात करें तो एस या एस लगाने से बनता है, जैसे कि डॉग का डॉग्स, फॉक्स का फॉक्सेस, गोट का गोट्स। लेकिन इसमें देखें तो डॉग, फॉक्स, गोट ये सिंगुलर है, प्लूरल हो जाएगा डी पार्ट, माउस का माइस बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिगार्डेड एज सिंगुलर, इसमें बताना सिंगुलर, तो इसमें अगर देखा जाए सिंगुलर की बात करेंगे तो एथलेटिक्स, एथिक्स, डायनामिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इसमें से कौन सा है? तो अगर इसमें हम देखते हैं एक्टिव वॉइस की बात करें तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ये एक तरीके से एक्टिव वॉइस में कृतवाच है जिसको कहते हैं। इसकी पैसिव वॉइस की संरचना जो होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब होता है। जैसे कि ही, अगर इसका हम पैसिव बनाते तो क्या हो जाता? ही वाज रिक्वेस्टेड बाय मी टू कम इन टाइम, ठीक है। ही वाज रिक्वेस्टेड बाय मी टू कम इन टाइम इसका पैसिव होता, और ये जो लिखा हुआ ये एक्टिव वॉइस सी पार्ट में लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज पैसिव वॉइस, इसमें अगले वाले में पैसिव बताना है। अब पैसिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट देखेंगे, ही वाज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पे बाई लगा हो वहाँ पे वो पैसिव के अंतर्गत आ ही जाएगा, तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। इसका अगर हम एक्टिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स असिस्टेड हिम, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट असिस्टेड हिम, तो इस तरीके से इसका एक्टिव हो जाएगा। दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग इन द अबव सेंटेंस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टू द इज, यानी कि जो द लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, मैन अर्थ क्या है ये बताना है, क्या है इस प्रकार का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक दा कहाँ पर लगा, एक दा यहाँ पर है और एक दा यहाँ पर लगा, इन दोनों दा का बताना है। तो ये प्रयुक्त दो हैं ये डेफिनेट आर्टिकल हैं जो कि प्रयोग किए गए हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट आर मोस्ट डिसोबीडियंट इन द अबव सेंटेंस, पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड, स्टूडेंट्स का हमें जेंडर बताना। तो इसमें अगर हम जेंडर की बात करेंगे तो कॉमन जेंडर के अंतर्गत स्टूडेंट्स आता है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। कॉमन जेंडर मीन्स उभयलिंग जिसको कहते हैं, जैसे कि फ्रेंड है, स्टूडेंट है, पेरेंट है, टीचर, ये सब उभयलिंग यानी कि कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस, इसका टेंस बताना है किस प्रकार का टेंस, इसमें ये वाक्य जो है किस टेंस में लिखा, तो ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है। वाज लगा है, वाज का ING फॉर्म लगा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल यहाँ पे भरना है। यस्टरडे आई सॉ, अब यूरोपियन जो लिखा हुआ है इसमें देखा जाएगा तो इसको जब हम पुकारेंगे तो यूरोपियन पुकारेंगे यानी व्यंजन से पुकारेंगे यानी कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज सा, यस्टरडे आई सा, ठीक है। यस्टरडे आई सा, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक अनिश्चित है तो इसके स्थान पर यहाँ पे आ का प्रयोग करेंगे और एलिफेंट के पहले जो है एन का प्रयोग करेंगे, तो आ और एन हो जाएगा जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा इसमें से करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ? प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी, तो टू भी गलत है, आप भी गलत है, अबाउट गलत है, इसमें आंसर होगा बी पार्ट, ठीक है। प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। आप क्वेश्चन मैथ के हैं तो मैथ के आप करिएगा, मैथ का क्वेश्चन हम इसमें देख लीजिए। और अगर हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो बचा हुआ है ये पोर्शन रह हुआ है जो है पर्यावरण प्रदूषण का, ठीक है, तो उसको हम करने वाले।
तो पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र किस तंत्र पर आधारित है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो किस तंत्र पर आधारित है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो वो आधारभूत इकाई जो होता है, आधारभूत खाई होता है जिसमें जैविक और अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारिस्थितिक अनुक्रिया के ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं। ठीक है, तो आंसर जब आपका होगा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर की बात करें तो सी पार्ट गतिशीलता। ठीक है, गतिशीलता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है। कामपुंग के नाम से जाना जाता है वो मलेशिया देश में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट मलेशिया। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी पर स्थापित किया गया है। तो आंसर इसका करेक्ट जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी कब स्थापित किया गया, 1986 में। 1986 में स्थापित किया गया था। टोटल अगर देखा जाए भारत में कितने हैं तो टोटल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और भारत का प्रथम जैव आरक्षित मंडल है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। शहद के प्रमुख घटकों में अगर देखा जाए तो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज होता है 38%। ठीक है, और ग्लूकोज भी होता है लेकिन ये 31% होता है। सुक्रोज भी होता है, सुक्रोज की अगर हम बात करें तो 1.3% होता है। माल्टोज भी होता है 7% लगभग होता है। ठीक है, और इसके अलावा जल भी होता है लगभग 17%। तो इस तरीके से सभी होते हैं, लेकिन अगर प्रमुख घटक की बात करेंगे तो इसमें से डी पार्ट सबसे ज़्यादा जो होता है वो 38% क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो आंसर आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मीठी चीनी, सबसे मीठी चीनी इसमें से कौन सी है। सबसे मीठी चीनी की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है ये बताना है। तो वर्षा जल संग्रहण जो होता है वो प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण करना, यह वर्षा जल संग्रहण होता है। तो आंसर ये पार्ट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो उत्पादक के बाद उपभोक्ता फिर अपघटक होते हैं। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरक होते हैं, हरे होते हैं। हरे जो पौधे हरे हरे होते हैं वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण, तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। पीने के लिए पानी, सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहा जाता है, जो कि ये पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो किण्वन विधि इसको कहते हैं, किण्वन किया जाता है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या टोटल कितनी होती है। तो टोटल संख्या होती है 206, जो कि सी पार्ट में दिया गया। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति, ये किसकी रचना है। तो ये रचना किया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य जो होता है निदानात्मक होता है, उपचारात्मक होता है, अधिगम का विस्तार होता है। तो तीनों होता है। तो इस तरीके से आंसर जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें से अगर देखा जाए तो जिज्ञासा की तृप्त होनी चाहिए, अंधविश्वास उन्मूलन होना चाहिए, विज्ञान साहित्य का अध्ययन भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आंसर डी पार्ट जो उपयुक्त सभी। कार्य एवं खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कार्य एवं खेल के संबंध में ये बच्चे की अधिगम क्षमता में सुधार करता है, ये सही है। ये बच्चे में जिज्ञासा जगाता है, ये भी सही है। इससे शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे का विकास होता है, ये भी सही है। बच्चा जिद्दी हो सकता है, ये गलत है, ये नहीं होता। तो आपका राइट आंसर जो होगा डी पार्ट होएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण हमारे परिवार के सदस्यों से विरासत में प्राप्त नहीं होती। तो अगर इसमें देखा जाए तो पोलियो जैसे रोग जो होते हैं वो विरासत से प्राप्त नहीं होती। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। सुमन ने अपने बेटे अभिषेक से कहा कि तुम बिल्कुल अपनी दादी यानी कि नानी की चचेरी बहन की दूसरी बेटी की तरह दिखते हो। समीर किसकी तरह दिखता है ये बताना। तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ए पार्ट नीलिमा की चचेरी बहन की तरह। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। परिवार युवा पीढ़ी के सामाजिकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में परिवार एक अधिकरण है और वो होता है प्रथम सामाजिकरण, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, निकेल व डोर्सी के अनुसार मानव संसाधन क्या है। तो निकेल व डोर्सी के अनुसार मानव संसाधन की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट कौशल ज्ञान और ऊर्जा होता है। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।